Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. I warmly welcome you all to the Biophysics lecture series by Blackboard. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स की बेसिक्स और जीरोथ और फर्स्ट लॉ को पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे कि सेकंड लॉ क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसकी बेसिक्स क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट ये है कि हीट जो है जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो कभी भी कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किस केस में ट्रांसफर हो सकती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन जो लॉ है वो यही कहता है कि एक कोल्ड बॉडी से हीट एक हॉटर बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती। या फिर अगर हम इसे दूसरे अल्फाज में कहें तो ये है कि हीट बेसिकली हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि हीट जो है वो दो चीज़ों का मजमूआ है। एक तो जब भी हम हीट किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो वो या तो इंटरनल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है या फिर वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जब भी हम किसी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बल्कि हीट लॉस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोसेस नेचुरली ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। 100% एफिशिएंट सिस्टम्स नहीं बन सकते। हर सिस्टम में हीट लॉस होना ज़रूरी है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। एंड द लास्ट एंड द थर्ड पार्ट इज कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या होती है वो हम आगे जाके देखते हैं। अभी सिर्फ उसका एक बेसिक मीनिंग ये है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, कि एक सिस्टम या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिसऑर्डर्ड स्टेट में है। मतलब आगे चलते चलते किस तरह से उसकी हालत ऑर्डर टू डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो जिस तरह से डिसऑर्डर इंक्रीज होता जाता है एंट्रोपी भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब ही यही है, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। तो एंट्रोपी बेसिकली हमेशा इंक्रीज होती है टुवर्ड सम मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एंट्रोपी कभी भी ना जीरो रह सकती है ना ही वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसकी आगे से दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स भी दी थी और इन दोनों को कंबाइन करके ही ये जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अगर आपसे जनरली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट पूछी जाए तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर सेपरेटली पूछा जाए तो आप इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर सकते हैं और कोशिश करें साथ में डायग्राम भी लास्ट में बनाएं। सो फर्स्ट वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, यानी कि बेसिकली सारी की सारी हीट का वर्क में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो basically it is impossible to construct a heat engine operating continuously in a cycle which takes heat from heat source at high temperature and performs an equivalent amount of work without rejecting any heat to the heat sink at low temperature। मतलब heat loss हुए बगैर या hotter to colder body में heat transfer हुए बगैर सारी की सारी heat work में convert नहीं हो सकती। ठीक है, आपको एक लो बॉडी टेम्परेचर भी चाहिए होगा जिसमें आपकी जो हीट है वो लॉस हो सके। सो दिस इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नाउ क्लॉसियस सेज कि बेसिकली आपकी कोल्डर बॉडी यानी लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती अनलेस और अनटिल आप वर्क परफॉर्म ना करो। ठीक है, तो बेसिकली अगर तो हीट ट्रांसफर होनी है लोअर टू कोल्डर लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ तो आपको उसके रिजल्ट में वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। तो ये बेसिकली क्लॉसियस ने कहा था। ठीक है, तो ये आपकी केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस की स्टेटमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे जो है इसकी एक मैथमेटिकल आप कह लोगे डेरिवेशन है कि इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी हीट बेसिकली जो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। Q1 वॉज द हायर टेम्परेचर बॉडी की हीट एंड Q2 इज द लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की हीट। ठीक है, हीट ट्रांसफर इज डेल्टा क्यू। तो बेसिकली आपकी ओवरऑल इस सिस्टम की हीट क्या होगी, Q1 - Q2 जो है वो आपकी ओवरऑल सिस्टम की हीट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि जितनी भी हीट हमारी इसमें ट्रांसफर हुई है वो वर्क के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अगर हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहें तो दैट इज इक्वल टू
आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या था, यानी कि हीट आने से वर्क डन हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आप ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी हीट वर्क में क्यों कन्वर्ट हो गई है। बेसिकली हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो में लॉस भी हुई है, ठीक है, और फिर साथ में वर्क डन हुआ है। अदरवाइज अगर लॉस ना होती तो वर्क डन नहीं हो सकता था, ठीक हो गया। तो इस वजह से यानी कि ओवरऑल सिस्टम की जितनी भी हीट है Q1 माइनस Q2 दैट बिकम्स इक्वल टू वर्क आफ्टर द लॉस, जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हुई है। एफिशिएंसी में हमारे पास आउटपुट आई थी W, और इनपुट हमारे पास थी इनपुट, यानी कि जो हायर टेम्परेचर बॉडी की हीट थी वो इनपुट थी, ठीक है। तो Q1 W ओवर Q1, W की वैल्यू हमारे पास है Q1 माइनस Q2, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, तो ये Q1 कैंसिल हो गया, इसकी जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ये हमारे पास इस सिस्टम की एफिशिएंसी की वैल्यू आई है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 1 माइनस जो हीट लॉस हुई है, ठीक है, जो कोल्डर टेम्परेचर की हीट थी, कोल्डर टेम्परेचर वाली बॉडी की हीट थी, डिवाइडेड बाय जो इनिशियल क्वांटिटी थी हमारे पास हीट की। तो ये बेसिकली हमारे पास एक हीट इंजन है जिसमें हीट लॉस हो रही है, तभी वर्क डन हो रहा है। अगर हम यहाँ से ये लोअर बॉडी वाला टेम्परेचर जो है ये हटा दें, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं, जब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगी आपका वर्क डन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। दिस वाज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकेंड लॉ। ओके, एंट्रोपी आपको पता है कि सेकंड लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने पढ़ा कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट का एक पोर्शन है। नाउ वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एंट्रोपी, और ये सेकंड लॉ के साथ किस तरह से लिंक्ड है। एंट्रोपी, जैसे मैंने बताया, इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कि एक सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पानी का ग्लास है, वो आराम से टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं जाके उसमें स्पून से उसको आप कह लो कि मिक्स करती हूँ उस पानी के ग्लास को, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो पहले ऑर्डर्ड स्टेट में थे, अब वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में चले गए हैं, रैंडमनेस आ गई है उनमें, ठीक है। उनकी एक प्रॉपर पोजीशन जो थी वो डिस्टर्ब हो गई है। सो दिस मीन्स कि एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, ये चीज हो गई। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। अच्छा, जब आपसे एंट्रोपी की डेफिनेशन का पूछा जाए तो आपने ये सारी चीजें लिखनी है, सिर्फ ये एक लाइन नहीं लिख देनी, इससे आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, सेकंड थिंग क्या है डेफिनेशन की, कि एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी कितनी है, ठीक है। मतलब कितनी हीट लॉस हुई है कि अब सिस्टम से वो चीज माइनस हो चुकी है। तो कितनी हीट अब लॉस हो चुकी है जो कि अवेलेबल नहीं है वर्क डन करने के लिए, ठीक है। तो एंट्रोपी एक तो कि डिसऑर्डरनेस कितनी है, ठीक है। एक ये कि कितनी हीट लॉस हुई है कि अब वो वर्क डन के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर इस जैसे जैसे हीट लॉस होती रहती है, डिसऑर्डरनेस आती रहती है, तो सिस्टम जो है वो बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट आप कह लो कि अपीयरेंसेस लेता जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अपीयरेंसेस पे भी डिपेंड करती है कि एंट्रोपी जो है वो क्या होती है। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, यानी नेचुरली हमारी डेली लाइफ में भी जिस तरह से प्रोसेसेस होते रहते हैं, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती, इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा लॉस होती ही होती है। 100% एफिशिएंसी वो चीज़ होती है कि आपकी सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं होता, आपकी कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी ने हमेशा लॉस होना होता है। अच्छा, एंट्रोपी की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब जो हीट है, और टी मीन्स टेम्परेचर, और ये केल्विन में होता है। अगर आपको आगे हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं, अगर कोई भी वैल्यू आए सेल्सियस में टेम्परेचर की, तो आप उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे, देन उसको इस फॉर्मूला में पुट करके डेल्टा एस निकालोगे, ठीक है। क्यों? जो हीट है उसका यूनिट होता है जाउल, और टेम्परेचर का इन केल्विन यूनिट होता है केल्विन। तो ये है। और हीट आपकी पॉजिटिव होगी जब सिस्टम में हीट ऐड होगी, और नेगेटिव होगी जब सिस्टम हीट रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको एंट्रोपी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट वगैरह क्या है, और एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। अच्छा, अगर हीट जो है वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर में ट्रांसफर हो, सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है।
और हीट जो है वो जब हॉटर ऑब्जेक्ट से लॉस होगी तो इसका मतलब है कि बेसिकली डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी, ठीक है। लेकिन जब कोल्डर ऑब्जेक्ट उस हीट को गेन करेगा तो इसका मतलब है कि कोल्डर ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल जब हम सिस्टम की एंट्रोपी की बात करें तो वो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। आप कभी भी एक चीज को नहीं देखोगे, ठीक है। आप हमेशा जो है वो पूरे सिस्टम को देखोगे कि पूरे सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो क्या है। आपने जब भी सिस्टम की एंट्रोपी को देखना है, आपने ओवरऑल एंट्रोपी को देखना है, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट की एंट्रोपी को नहीं देखना। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है और ये उसी स्टेट में है जब हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें। अगर आप ये देखें कि हमने ये पढ़ा है कि नेचुरली हर प्रोसेस डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी इस तरह से अगर हम देखें तो नेचुरली अगर डिसऑर्डर स्टेट की तरफ जा रहा है तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी डिसऑर्डर स्टेट की तरफ जाएगी। और एट द एंड रिजल्ट इज डेथ। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब हम हर वक्त बीमार नहीं रहते। हमारी बॉडी अपनी ऑर्डर्ड स्टेट को मेंटेन रखती है, राइट। तो फिर तो सेकंड लॉ वायलेट हो गया, तो क्या सेकंड लॉ गलत है? नहीं, सेकंड लॉ वायलेट नहीं होता ह्यूमन बॉडी से, इस चीज को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड लॉ को वायलेट नहीं करते। बेसिकली होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी बेशक अपने ऑर्डर्ड स्टेट को मेंटेन रखती है और उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होती है, लेकिन इसके नतीजे में वो वर्क डन करती है, ठीक है। और वर्क डन करने से यानी कि इन्वायरमेंट में उसकी हीट लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, हम ब्रीथ करते हैं, हम हीट लॉस कर रहे हैं। उसकी वजह से इन्वायरमेंट की जो एंट्रोपी है वो बेसिकली इंक्रीज होती है, ठीक है। यानी हमारी सराउंडिंग्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, या आप कह लो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, जो हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होती है। हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करनी, हमने टोटल एंट्रोपी को देखना है, ठीक है। दैट ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा, और हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके केस में एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो इस वजह से जब तक वर्क डन नहीं होता ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपके पास एक वाटर पड़ा हो एक ग्लास में जिसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और एक ग्लास में पड़ा हो जिसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप उनको मिक्स करो, ठीक है। वो पहले ऑर्डर्ड स्टेट में पड़े हुए थे, आपने उन दोनों को मिक्स किया, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से हिट किया, उनका टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ठीक है। कुछ हीट लॉस होगा, यानी कि 20 डिग्री वाला जो है वो लोअर टेम्परेचर पे था, ठीक है। उसमें 40 डिग्री वाले से हीट ऐड होगी और 40 डिग्री वाले की हीट लॉस होगी। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में चला जाएगा। लाइक पहले वो अपने अपने ग्लास में पानी पड़ा हुआ था लेकिन आपने उन्हें मिक्स किया, मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन हुए एक दूसरे में, ठीक है, हिट हुए और एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, एनर्जी लॉस भी हो गई। तो बेसिकली आपकी एंट्रोपी हमने अभी पढ़ा, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो, ये सोचते हुए कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। और जहाँ पे जाउल पर केल्विन है वहां पे एक और हीट का यूनिट है किलो कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप हीट के जितने यूनिट्स हैं वो यहाँ पे यूज हो सकते हैं, बट टेम्परेचर आपका हमेशा केल्विन में ही रहेगा। और ये वो चीज है जो हमने एक्सेप्शन में बात की है, लाइक ह्यूमन बॉडी वाली, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को अगर हम एक सिस्टम कंसिडर करें तो आपके सिस्टम की एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है लेकिन आपके एनवायरनमेंट की एंट्रोपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो वो बेसिकली आप यही जो है रिप्रेजेंट करता है कि आपकी टोटल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। आपने सिर्फ एक चीज को नहीं देखना, आपने टोटल एंट्रोपी को देखना है, वो हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। अगर एक चीज की डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की इस कदर बढ़नी चाहिए कि वो पहले वाली को ओवरकम कर ले। तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि आपको हीट प्रोवाइड की हुई है जाउल में और आपको टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपने अब मसला ये है कि ये जो टेम्परेचर है ये बेसिकली है डिग्री सेल्सियस में। आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको +273 कर दोगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 285। अब आपने 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 285 करना है, बिकॉज क्यू बाय टी है ना। तो आप ये क्यू डिवाइडेड बाय 285 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.105, ठीक है। इस तरह से आप ये वैल्यूज चेंज करके अपने तौर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो।
ओके, सो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपने एक बेसिकली आपने चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड आउट करना है कि वो कितनी होती है जब आपकी आइस जो है वो मेल्ट होती है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने इसकी जो है ना वो एंट्रोपी को फाइंड आउट करना है, और आपकी आइस का आपको मास भी दिया हुआ है 1 kg। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये डिफरेंट होगा। कैसे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब हमें मैथ्स दिया हुआ है तो हमने वो वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो टी तो टेम्परेचर है, उसमें तो मैथ्स आ नहीं सकता, तो क्यू में मैथ्स आएगा। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ। एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की है वो स्पेसिफिक होती है, इसको हमने मैथ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैथ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने याद रखनी है आइस के लिए 334 किलो जूल। ठीक है, तो किलो मीन्स 10 raised to the power 3। ठीक है, तो 3 है, और यहाँ पे आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और पॉइंट को आप यहाँ पे चेंज करोगे। अच्छा, पॉइंट चेंज होने का मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ। ये देखें, ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, अगर आपका जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो आप पॉजिटिव करोगे साइन को। ठीक है, और अगर आपका पॉइंट राइट साइड पे जा रहा है तो आपका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 raised to the power 3 फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो अगर नहीं नजर आ रहा तो वो लास्ट पे होता है, तो वो लास्ट से इधर जाएगा, 1 डेसिमल के बाद होता है। ठीक है, तो कितने उसने पॉइंट्स ट्रेवल किए? 2। तो 2 ट्रेवल किए मतलब आप +2 कर दोगे, तो 3 + 2 = 5। तो इस तरह से यहाँ पे 5 आया हुआ है। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, 0 था सेल्सियस में था, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है केल्विन में। तो 0 + 273 करके, ये कन्वर्जन फार्मूलाज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसको आप डिवाइडेड बाई 273 करोगे और आपके पास ये वाली आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपका जो भी आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। ओके, सो देयर इज अनदर थिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पे उसको एक समराइज करके लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये चीज़ हमें क्यों कहता है कि सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बिकॉज कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही इरिवर्सिबल है। हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल ही हैं। ठीक है, उसके नतीजे में हीट लॉस बहुत ज़्यादा होती है, और जो है वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, हीट लॉस की वजह से जो है वो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। तो इस सब चीज़ों की वजह से सेकेंड लॉ लिमिट्स द कन्वर्जन ऑफ ऑल द हीट टू वर्क। अच्छा, जो भी चीज़ आप देखें उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरह से हमारा फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट रिलाई कर रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ है वो हमें यही बताता है कि हीट लॉस होती है। राइट, सारी की सारी हीट वर्क, सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। तो बेसिकली अगर हम अपनी फूड चेन की बात करें, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, देन कंज्यूमर, ठीक है, एंड देन आगे ओमनीवोर, और इस तरह से चलती है। तो प्रोड्यूसर से हीट कैसे, प्रोड्यूसर में हीट कहाँ से आ रही है? सनलाइट से आ रही है। तो सनलाइट की सारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर में नहीं जाती। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर आती है। फिर प्रोड्यूसर से आगे प्राइमरी कंज्यूमर में भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, और कुछ थोड़ी सी जो है वो इधर आती है। और फिर ये जो एनर्जी कंज्यूम करता है इसमें से मैक्सिमम लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में, और कुछ एनर्जी जो है वो इधर आती है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। इस तरह से ये फूड साइकिल चलता रहता है, फूड चेन चलती रहती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो रही है, और सिर्फ जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पे बाकी रह रही है। ठीक है, अच्छा जी, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को देखें दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि टोटल कंटेंट ऑफ द हीट कितना है सिस्टम में। यानी कि बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम देखा था, लेट मी जस्ट राइट दैट, हमने ये देखा था कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी। ठीक है, एच या चेंज इन एंथैल्पी हमने यहाँ पे देखा था, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, और ये क्यू पी जो था इसको हम इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
अच्छा, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी, और साथ में हमारे पास था डेल्टा वी। अभी डेल्टा में यहाँ पे मैंने लिख रही, खैर मैं वी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये जो एंथैल्पी है, दिस इज इक्वल, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज एंड द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास वहां से ये इक्वेशन निकली है, ये जो मेंशन है यहाँ पे, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम जो है दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन है, अगर हम इसको चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्म में करना चाहें तो हम इसके साथ डेल्टा लगाएंगे, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। हमें नहीं पता कि प्रेशर चेंज हो रहा है या फिर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट अगर हम बेसिकली देखते हैं जैसे कि वर्क डन में होता है तो हमेशा वॉल्यूम ही चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो चेंज है ये वॉल्यूम के साथ लिख देंगे, बाकी सारी इक्वेशन सेम हो जाएगी। एंड एंथैल्पी बिकम्स इक्वल टू, और ये जो सारी इक्वेशन है ये हमारे पास हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल है। वही फर्स्ट लॉ वाली बात दोबारा से आ गई, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू निकल आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली Q और डेल्टा H का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। आपने इसके पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एंडो मतलब अंदर की तरफ आती है, और एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर की तरफ जाती है, ठीक हो गया। अगर तो हीट ऐड हो रही है तो यानी कि Q पॉजिटिव होगा बिकॉज एडिशन हो रहा है। हीट रिलीज हो रही है तो Q नेगेटिव होगा बिकॉज माइनस हो रही है हीट, ठीक है। अगर आपकी थर्ड पॉइंट इज, अगर आपका Q पॉजिटिव है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, अगर आपका Q नेगेटिव है तो डेल्टा H भी नेगेटिव होगा। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स आपने लास्ट में इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जिब्स फ्री एनर्जी। जिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि वर्क डन करवाती है, ठीक है। जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं तब आपने, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि वर्क डन में यूटिलाइज होती है, और ये जी से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। और बेसिकली जो है जाउल्स और किलो जाउल्स में मेजर होती है। इसकी जो इक्वेशन है वो है H माइनस टी एस, ठीक है। T फॉर टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी। और अगर आप एज को खोल के लिखना चाहें तो आप U प्लस पी वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस टी एस। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे डेल्टा लगाना चाहें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा और ब्रैकेट में टी एस। अब हमें पता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर के साथ डेल्टा नहीं लगाएंगे बल्कि एंट्रोपी के साथ लगाएंगे, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अच्छा, अब डेल्टा जी से आपको रिएक्शन के बारे में किस तरह से पता चलता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज वेल। इसको ध्यान से सुनना है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो हो, यानी कि नेगेटिव में हो आपकी डेल्टा जी, तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। इसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाहर से एनर्जी आए और फिर ये रिएक्शन हो, दिस इज स्पॉन्टेनियस। एंड दिस इज एक्सर्गोनिक, मतलब एक्सोथर्मिक एंड एंडरगोनिक इज सेम, कि आपकी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आपने इस चीज से याद रखना है कि डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब आपकी एनर्जी भी माइनस होगी, चली जाएगी आपके रिएक्शन से। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव के साइन में है, तो आपकी जब तक एनर्जी पॉजिटिव यानी कि ऐड नहीं होगी, जब तक आपकी एनर्जी बाहर से ऐड नहीं होगी आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। So, आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहता है अनलेस बाहर से कोई एनर्जी आए। और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इनके साइंस याद रखने हैं। लास्ट थिंग इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपने इसकी जो स्टेटमेंट याद रखनी है कि ये आपको बताता है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी
ठीक है। और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपकी किसी भी चीज़ को जो आप स्टडी कर रहे हो, तो वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट या वो सिस्टम उस स्पेसिफिक एनर्जी, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट पे होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन लेते हैं, तो हमारी एजुकेशन और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस में हमें कौन सी जॉब मिलती है। ठीक है। तो इस एनर्जी और टेम्परेचर की बेसिस पे इसको कौन सी स्टेट मिलती है, ये चीज़ बताता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी। पी रिप्रेजेंट्स फॉर प्रोबेबिलिटी। आई बेसिकली एक स्टेट है, एक जॉब का नाम है। ठीक है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैसे आई इज द नेम ऑफ अ जॉब, अ स्टेट। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के जो पार्टिकल है, जो सिस्टम है, वो आई स्टेट में होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका एक कांस्टेंट का इक्वल हो जाता है बाद में ये। ठीक है। और ये एनर्जी एट आई स्टेट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। एनर्जी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये लुडविग बोल्ट्जमैन ने दी थी ये इक्वेशन, बोल्ट्जमैन ने। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट ये है हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर है। आपने सिर्फ जो है वो इस तरह से याद रखना है, बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है कि दो स्टेट्स को, दो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स की रेशो होती है। यानी ये प्रोबेबिलिटी कि आपका जो सिस्टम है वो आई स्टेट में होगा या फिर जे स्टेट में होगा, या आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी एट जे स्टेट माइनस एनर्जी एट आई स्टेट। ठीक है। डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो ये बेसिकली है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज बोल्ट्जमैन फैक्टर। इट्स, आपने सिर्फ जो है ना वो इसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये फॉर्मूला याद करना है, और एंड दिस वन। ठीक है। कि अगर पूछा जाए कि बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है एमसीक्यू में, आप बता सको कि दिस इज द बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है। ये ई माइनस, ये ई टू माइनस ई वन है, दिस यहाँ पे इसको सिर्फ डेल्टा ई करके लिख दिया गया है, बाकी इट्स द सेम। तो ये बेसिकली बोल्ट्जमैन फैक्टर है, आपने इसको देख लेना है। यानी एन वन स्टेट से एन टू की तरफ जाते हुए एनर्जी ई वन से ई टू हो गई है। ठीक है। तो सिर्फ इसको फॉर आपने जो है ना वो एग्जाम्पल के तौर पे या उसके एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू वांट दीज स्लाइड्स, राइट स्लाइड्स इन द कमेंट बॉक्स, and if you found this video helpful, please like my video and subscribe my channel. Thank you.